श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 11 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने से के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? इटावा और तथा गोरखपुर। ऑप्शन बी है लखनऊ तथा आगरा, सी है पटना तथा वैशाली और डी है ऑप्शन भोपाल तथा जबलपुर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इटावा तथा गोरखपुर। साथ ही यहाँ से एक पॉइंट को हम लोग यह भी जानेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा यह कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1953 से यह प्रारंभ किया गया था। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है, तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो है 918। यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जानिए, वैसे तो क्वेश्चन जनगणना 2011 से बहुत बनता है, तो 2 क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बिहार में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किस जिला का रहा है? तो वह रहा है गोपालगंज का। ठीक है, सर्वाधिक में गोपालगंज का नाम रहा। और कितना रहा है? तो वो रहा है 1021। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात बिहार में किस जिला का रहा, तो उस जिला का नाम है मुंगेर, जहां पर जो है लिंगानुपात रहा है 876। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। एक बार हम आपको अनुच्छेद 29 और 30 विस्तृत से बताते हैं। आर्टिकल जो हमारा 29 है, इसके तहत क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थान की स्थापना करने एवं प्रशासन का संचालन करने का अधिकार है। जिस आधार पे क्या हो रहा है कि अनुच्छेद 29 और 30 में हमारा संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। ठीक है। कमला की सहायक नदी है, तो कमला की सहायक नदी है सोनी भी है, डोरी भी है और बलान भी है। अर्थात क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, रॉयल सीमा और तमिलनाडु तट। तो रॉयल सीमा जो है यह कैसा क्षेत्र है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रॉयल सीमा क्षेत्र है कहाँ? तो यह आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। और यह कैसा क्षेत्र है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वह हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पे। तो ऑप्शन ए। यहां से कुछ चीज को हम लोग जानते हैं। तो माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है। अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इन्हीं के योजना पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। यहां से एक क्वेश्चन यह भी है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पे हुआ? तो इसका विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। ठीक है। किसके आधार पे? तो धर्म के आधार पे हुआ था। अब जैसे देखिए क्रिप्स योजना, तो क्रिप्स योजना कब का है? तो यह 1942 का है। और वेवेल योजना जो है इसको शिमला सम्मेलन भी बोला जाता है, शिमला सम्मेलन भी बोला जाता है। और यह कब का है? तो जून या जुलाई 1940 का। नेक्स्ट है हमारा कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम जो है वो पौधे के फूल से बनाई जाती है। आप देखे भी होंगी बहुत सारा वीडियो शॉर्ट्स में कि अफीम का जो खेती किया जाता है तो यहाँ पर चीरा लगा के उसका उत्पादन किया जाता है। भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप होने से दरार होती है। ठीक है। और भूकंप का जो तीव्रता है वो किससे मापा जाता है? तो वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से।
दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? चार्ल्स मैक्टॉप, महाराजा रंजीत सिंह या शाह शुजा? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह, शुजा उद्दौला, लॉर्ड एलन बारो, महाराजा रंजीत सिंह और शुजा उद्दौला, और लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कि लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ही ने दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1848 में त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है हमारा कि मठ, चैत्य तथा स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, चैत्य और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहां से एक चीज जान जाइए, मठ जो है वो भिक्षुओं का रहने का स्थान था, जो भिक्षु होते थे उनका रहने का स्थान था। चैत्य उसका पूजा का स्थान होता था, और स्तूप जो है बौद्ध का जो है वो मृत्यु से संबंधित है, अर्थात आप उसको अवशेष भी कह सकते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। और यहाँ से एक और भी क्वेश्चन है कि वैशाली का जो नगर वधु है वो कौन थी? तो आम्रपाली। इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना ली थी। ठीक है, आम्रपाली जो क्या थी? तो नगर वधु थी। मुद्रा का सापेक्ष गलत है, तो मुद्रा का सापेक्ष गलत कौन सा है? तो क्रय विक्रय की शक्ति सही है, यह साख सृजन करता है, यह भी सही है। यह मुद्रास्फीति को रोकता है, यह गलत है, अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रा का जब अधिक प्रचलन हो जाता है तो वैसी स्थिति में मुद्रास्फीति हो जाता है। ठीक है, तो मुद्रा का सापेक्ष अगर गलत पूछा जाए तो क्या होगा? यह मुद्रास्फीति को रोकता है। नेक्स्ट है हमारा इलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इलिसा का जो परीक्षण है वो एड्स को पता लगाने के लिए किया जाता है। और जो है यह जो है इलिसा जो है यह एचआईवी वायरस का जांच होता है। इसमें इलिसा के द्वारा किसका जांच होता है? तो एचआईवी वायरस का जांच होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी BR मेहता को कहा जाता है। और यहां से देखिए पंचायती राज जो विषय है कभी कभी पूछता है यह किस सूची में आता है। जैसे हमारा 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें पूछेगा कि पंचायती राज किस सूची है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। और यहां से यह भी जानेंगे हम लोग कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम जो है वह 2006 में पारित हुआ था। ठीक है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2006 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है मौद्रिक नीति का, उधार नीति का, राजकोषीय नीति का और कर नीति का। तो घाटे का वित्त व्यवस्था जो साधन है वो किसका है? तो राजकोषीय नीति का है। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो 15 वर्षों तक कौन निर्वासन में रहा? तो हुमायूं रहा। ठीक है, अब देखिए 1530 ईस्वी से लेके 1530 से लेके 1540 तक हुमायूं जो है वो भारत का शासक रहा। इसके बाद पुनः 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक वो किस पे रहा? तो वो निर्वासन पे रहा, मतलब भारत से बाहर रहा। ठीक है, गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा जो है एक जमाने में बहमनी राज्य की राजधानी थी। और बहमनी राज्य का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1347 ईस्वी में। कौन किए थे? तो वो किए थे हसन गंगू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अलबरूनी किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अलबरूनी ने महमूद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किया है। साथ ही महमूद गजनवी जो थे, कभी कभी पूछा जाएगा यह भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किए। और अलबरूनी के द्वारा जो है किताब उल हिंद का रचना की गई थी। किताब उल हिंद। ठीक है, पूछा जाता है कि किताब उल हिंद का रचना कौन किया था? तो किताब उल हिंद का रचना कौन किया था? अलबरूनी। गुरु
तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को जो है वह मृत्युदंड कौन दिया था? औरंगजेब दिया था। और गुरु तेग बहादुर जो है वो 90वें सिख गुरु थे, 90वें सिख गुरु। ठीक है, साथ ही जानिए कि गुरु तेग बहादुर को कब दिया गया था? तो 1675 ईस्वी में मृत्युदंड औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। और 10वें जो हमारे गुरु हैं वो कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है हमारा, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? तो टीपू सुल्तान का 1799 ईस्वी में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस युद्ध में टीपू सुल्तान का मृत्यु कहां पे हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में इनका मृत्यु युद्ध के दौरान हुआ था। मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध रहा? तो मौर्य काल में भारत का चीन, मध्य एशिया, वर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिम देशों के साथ संबंध जो है वह था, व्यापारिक संबंध था। ठीक है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का जो स्थापना है वो दिल्ली में किया गया था। फिरोज शाह कोटला में आयोजित बैठक का अध्यक्षता कौन किए थे? तो वो किए थे चंद्रशेखर आजाद किए थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो हिंद महासागर का सबसे जो गहरा बिंदु है वो कौन सा है? तो जावा गर्त है। जावा गर्त को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो सुंडा गर्त के नाम से जानते हैं, सुंडा गर्त के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की? तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय की जो मान्यताएं हैं वो अन टू दी लास्ट पुस्तक से ग्रहण की। साथ ही इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो जॉन रॉकिंस हैं। ठीक है, जॉन रॉकिंस हैं। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार का अगर बात किया जाए पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र तो वो था सर्वहितैषी था। और सर्वहितैषी समाचार जो है यह 1890 में पटना से प्रकाशित किया गया था, पटना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा मिलान करने वाला और सिंपल ही है, जैसे कि पहला दिया हुआ है सूची 1 में, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। तो यह वक्तव्य था लाला लाजपत राय का। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में हमें क्या मिला? तो पत्थर मिला। तो यह वक्तव्य था महात्मा गांधी का। सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है, यह है जवाहरलाल नेहरू का। और इनकलाब जिंदाबाद का संबंध है भगत सिंह का। तो इस आधार पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 का हो रहा है 3। तो देखते हैं पहले, तो इस आधार पे हमको सिर्फ 1 जानने का दे रही था, जिससे हमको पता चल गया क्या हो जाए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो दूसरा सत्याग्रही थे उसमें जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब सबसे पहले जानिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। अगर यह दूसरा सत्याग्रही थे तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही इसमें थे, ठीक है, विनोबा भावे, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। नेक्स्ट है हमारा कि लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो लोकमान्य तिलक जो है वो उग्र विचारधारा के पोषक थे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किस स्वराज दल का निर्माण किया और उसका मुख्य कार्यक्रम था? तो उस समय जो है इन्होंने 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था, तो उसका मुख्य कार्यक्रम यही था कि चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। ठीक है, अब देखिए स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो यह हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, भारत की उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो भारत की जो उत्तरी मैदान है वो पूर्ण रूपेण जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है।
तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है? तो संविधान को अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी करने का अधिकार है। इसमें से रीट में 5 तरह का रीट जारी किया जाता है। जैसे पहला है बंदी प्रत्याक्षकरण, दूसरा है अधिकार परीक्षा, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है परमादेश। यह मौलिक अधिकार से रिलेटेड श्री क्लास का प्लेटफॉर्म पर एक सेपरेट वीडियो दिया गया है, तो वहां से आप देख लीजिए। चूंकि कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न तो आपका मौलिक अधिकार से बनता है, इसलिए यह टॉपिक काफी वीवीआई है। ठीक है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को का कौन सा अधिकार है? तो यह राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल, यह भी पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 123 के द्वारा 1, 2, 3 के द्वारा क्या कर सकता है? वो अनुच्छेद 1, 2, 3 के अधीन राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर उसे राज्यसभा में रखा जाएगा। तो यही जो है हमारा सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन ए। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती, सही बात है। कहाँ होगा? तो लोकसभा में। कार्यपालिका को राज्यसभा का अपदस्थ नहीं कर सकते हैं, यह भी सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन, यह भी सही है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैसा अध्यक्ष होता है? तो कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है। और साथ में यहाँ से एक चीज और भी जान लीजिए कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्य का क्या होता है? तो शासन प्रधान होता है। शासन प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। और कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और साथ में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 155 के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। साथ ही जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम का लिंक पर चले जाइए। आपको श्री क्लासेस में आपको हर वीडियो का जो है पीडीएफ वहां उपलब्ध मिलेगा। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि यह संसद का प्रभुता संपन्न व्यवस्था है। संसद जनता द्वारा चुनी जाती है। या संसद में 2 सदन है और कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कि कार्यकारिणी जो है व्यवस्थापिका के प्रति क्या होता है? तो उत्तरदायी होता है। अब देखिए ये जो संसदीय जो प्रक्रिया है यह भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन ही क्या था? तो संसदीय प्रणाली का इसको जनक बोला जाता है और यहीं से भारत का संविधान में इसको लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और कानूनी, यह है राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4, औपचारिक और कानूनी और संवैधानिक और नाममात्र। तो अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2 और 4। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति हो तो अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है तो केंद्र का ही कानून क्या हो जाएगा? तो मान्य होगा। यह जो है अनुच्छेद 246 के तहत जो है इसका चर्चा किया गया है। ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो है वो कौन सा राज्य प्राप्त करता है? तो तमिलनाडु प्राप्त करता है। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। जोंगखा जो है यह भूटान का आधिकारिक भाषा है। और अगर पूछा जाए भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल तो वो है तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है।
निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बेकाल झील को कहा जाता है और यह विश्व का क्या है? तो सबसे बड़ा गहरा झील है। ठीक है, सबसे बड़ा गहरा झील कौन सा है? तो बेकाल झील है। लगभग 1642 मीटर जो है यह गहरा है और आप बोल सकते हैं 5387 फीट। सीढ़ीदार खेती होती है, तो सीढ़ीदार खेती का निर्माण कहाँ किया जाता है सर्वाधिक? तो पर्वतीय क्षेत्र में किया जाता है और सीढ़ीदार खेती वहां बनाने का है कि वर्षा का पानी रुके नहीं। ठीक है, सॉरी, वर्षा का पानी को रोका जितना जरूरी है क्रॉप्स को उतना लेगा, जो रेस्ट है वो रिसॉ हो जाए। और सीढ़ीदार खेती ज्यादातर किसके लिए की जाती है? तो चाय के लिए सीढ़ीदार खेती ज्यादातर प्रयुक्त की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो किया गया था अगस्त 1952 में। ठीक है, अगस्त 1952 में जो है किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का किया गया था। यहीं से पूछेगा कि योजना आयोग का कब किया गया था? तो योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को किया गया था। नीति आयोग का कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को यही योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है और प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो वो आयकर है। और आयकर कानून जो है सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में भारत लाया गया। कब लाया गया था आयकर कानून? तो 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा कि परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है? तो यह साधन है मौद्रिक नीति का। ठीक है, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही जो है यह किसके साधन है? तो मौद्रिक नीति का है। और मौद्रिक नीति का जो घोषणा होता है वो कौन करता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया? तो यह किया था IMS प्रथम को। जुलाई 2023 में यूनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता था? तो वह चीन के खिलाड़ी थे। कौन थे? तो ली सीपेंग थे, जिनको हराकर इन्होंने जो है इस खिताब को जीता था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक लिखा गया है चिदानंद राज घट्टा के द्वारा। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में। देखिए, अभी जो स्टूडेंट 10+2 वाले सब हैं, जो अभी बिहार SSC का जो आप फॉर्म भरे हैं, तो आपके लिए 90 दिन का समय है। 90 दिन में आप अपने तैयारी को बेस्ट बनाइए तो संभवतः आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर आप आज के बदले कल, कल के बदले परसों के आशा में रहे तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं होगा। तो अच्छे से मेहनत कीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि चीन के होंगझाऊ में एशिया खेल 2023 की उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया? तो वह चुना गया था हरमीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को। तो इन दोनों को चुना गया था, तो अर्थात हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है यह बहुत VVI है, चाहे सेट भी कोई रहे, यह करंट अफेयर्स आपको जो है काम आने वाला है। ट्रेड मिलिटेंट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट यह संबंधित है हृदय रोग से, हृदय से संबंधित है। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गति जो हो जाएगी, n² गुना।
नेक्स्ट है हमारा कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारित होती है। तो एक जो कॉम्पैक्ट डिस्क है अर्थात सीडी में, इसमें जो है प्रकाशित डाटा जो है, जो ऑप्टिकल डाटा होता है, यही भंडारित होता है। उदासीन परमाणु में कौन सा कण समान होते हैं। तो उदासीन परमाणु में ई जो है निगेटिव और पी जो है पॉजिटिव, यह समान होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं एड्रेनल ग्रंथि से, ठीक है। और एक क्वेश्चन यह भी जान जाइए कि एड्रेनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन, ठीक है, हार्मोन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। तो मानव की कंकालीय संरचना जो है उससे संबंधित है जांघ की हड्डी। नेक्स्ट है हमारा कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगुना हो जाता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। तो उसका जो त्वरण होगा वो जी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, अर्थात ऑप्शन बी। मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। तो दृश्य सूचना से संबंधित है हमारा ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। तो यहां पर गुणसूत्र से संबंधित जो विकार का बात किया जाता है वो कौन सा होगा। तो डाउन संलक्षण होगा, ठीक है, जिसको डाउन सिंड्रोम भी हम लोग कहते हैं। यह किससे संबंधित है। तो यह एक गुणसूत्र संबंधी विकार से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा कि परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, ठीक है, और सेवा उत्पीड़न को 6 से 12% कम करना। तो यह चारों परावैंगनी विकिरण का जो है यह दुष्प्रभाव है। एक स्थलीय परिस्थिति प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करती है, ठीक है, और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो 1% जो है यह क्या करती है, तो ग्रहण करती है और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक समान वृत्तीय गति में होता है, एक समान वित्तीय गति से होता है। तो एक समान वित्तीय गति से चाल अचर एवं वेग जो है वो कैसा होता है, तो चर रहते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने वो फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया आसवन प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। पहले द्रव क्या होता है, तो वाष्प में परिवर्तित करता है, फिर दूसरे स्थान पर भेजने पे उसको ठंडा करके किसमें किया जाता है, द्रव। जैसे जो सेंट सब है, कुछ सेंट सब इसी प्रक्रिया से बनाया जाता है, इतर सब। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। तो नमक मिश्रित कपूर जो है उसको ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, तो शुद्ध किया जा सकता है। केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रीडिया द्वारा छोड़ा जाता है, तो यह क्या होता है, तो यूरिया होता है। और केचुए को किसान का क्या कहा जाता है, तो मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। कोरल बनने का मुख्य संबंध है। तो कोरल बनने का मुख्य संबंध है एंथोजोआ से। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार जेकोबस हेनरिकस वेटकॉफ यह थे जिनको क्या प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार जो स्टार्ट किया गया था तो यह दिया गया था 1901 से दिया जाता है, ठीक है। कब से, 1901 से। अब है यहाँ पे सुमेलित कीजिए। तो गोबर गैस CH4, ठीक है, यहाँ से इजी वे में हम लोग मिला रहे हैं। पहला का 3, देखिए पहला का 3 ऑप्शन बी हो रहा है डायरेक्ट। और देखिए बी का क्या, वाटर गैस का CO + H2। वाटर गैस को क्या है, पानी का क्या होता है सूत्र, H2O होता है ना, तो CO + H2। कोल गैस जो है, तो कोल गैस का किसका हो जाएगा, तो कोल गैस हो जाएगा H2CH4 + CO। तो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा हमारा CO + N2 अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं। तो मृत्यु हो जाने के बाद का जो जांच होता है और पोस्टमार्टम होता है उसको ऑटोप्सी कहा जाता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में
लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो लाइपेज का जो स्राव होता है वो होता है आमाशय से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो उसमें मिश्रण होता है फेरस ऑक्साइड का। पल्वमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटोक ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि मक्खन का कोलाइड है जिसमें वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, अर्थात ऑप्शन सी। और आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 और 2p6, अर्थात ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर जो है हमारा 11 को डिस्कस किए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को, आप लोग का ही सपोर्ट से चैनल जो है आगे बढ़ेगा। तो फिर जो है फेस टू फेस आके आपको डिस्कशन कराया जाएगा और खास कुछ टॉपिक पर जो है सेपरेट वीडियो भी बना के दिया जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेट के साथ।